वो तो इसकी तो जरूरत नहीं होती, मैं तो अपने लिए बचाने के लिए सिर्फ आवाज को कम रख रहा हूँ। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि रानी को स्पीकर की लोड़ ही नहीं। मजबूरी है, मेरे बच्चे सो जाते हो ना आप, अगर आहिस्ता बोले तो सो जाते हो, इसलिए शुरू से आदत बन गई। ले बेटा, अगर आपको याद हो हम एक्सटर्नल सॉरी हाँ एक्सटर्नल, इंटरनल तो हमने डिस्कस कर लिए थे। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर डिस्कस कर रहे थे और उसमें लेंडर्स को भी डिस्कस कर लिया था, सप्लायर को भी डिस्कस कर लिया था, और गवर्नमेंट की बारी आ गई थी अगर आपको याद है। ऐसे ही तो गवर्नमेंट मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट भी हमारी स्टेक होल्डर होती है। अब अगली बात आती है कि सर गवर्नमेंट हमारी स्टेक होल्डर कैसे हो सकती है। मेरे बच्चे गवर्नमेंट की भी इंटरेस्ट होती है लेकिन बहुत कम है, लेकिन गवर्नमेंट की पावर बड़ी होती है। गवर्नमेंट एक ऐसा स्टेक होल्डर है जो हमसे इफेक्ट तो नहीं होगा लेकिन हमें इफेक्ट कर सकता है। फिर हम उसी तरफ जाएंगे डेफिनेशन की तरफ कि हर वो बंदा जो हमें इफेक्ट कर सकता है या हमसे इफेक्ट हो सकता है वो हमारा स्टेक होल्डर है। अब गवर्नमेंट हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी करते रहो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, है। अगर इतने ही आप तकड़े होते तो शायद इमरान खान की गवर्नमेंट बचा लेते। तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन से मेरे बच्चे गवर्नमेंट पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून बना के, जैसे अभी माशाल्लाह शबाश शरीफ हर रोज किसी ना किसी तरह का कोई नया कानून, कोई बिजली के टैरिफ बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया है, कोई टैक्सेस बढ़ा दिए, कुछ इस तरह के मामला, ये चीजें आपके कारोबार को सत्यानाश कर सकती हैं। और चौधरी इंटरेस्ट पैदा कर रहे थे की लबन है। अच्छा, मैं इंटरेस्ट ला रहे हैं और मेरे जेहन से सुन रहा नहीं और कहते मेरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट मेरा फंस गया अब तो। ले बेटा, government can also be considered a major stakeholder in a business as they collect taxes from the company, corporate income tax as well as from all people। यानी कि खाली कलेक्ट नहीं करते, वो टैक्स लगाते भी हैं। और जब वो टैक्स ज्यादा लगा रहे होंगे मेरे से डेफिनेटली, जैसे मान लो कि अभी कंपनीज के ऊपर 29% टैक्स है प्रॉफिट के ऊपर, यानी कि जो आप कमाओगे खर्चे कम करने के बाद जो बचा आपके पास, उसमें से हर 100 में से 29 रुपए गवर्नमेंट के पास आएंगे। तो पीछे जो रह जाएगा उससे आपने कंपनी चलानी भी है और अपने मालिकों को भी खुश रखना है, शेयर होल्डर को भी पे करना है, सब कुछ है। और तकरीबन समझ लो कि खुद सोचें 30% के अराउंड, ये कितनी बड़ी अमाउंट होती है। जो टैक्सेस स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उसमें स्लैब नहीं होते कि इतना कमाएंगे फिर इतने परसेंट, इतना कमाएंगे इतना। कंपनी जितना मर्जी कमाए उसके ऊपर 29% पे करती है। तो कहते हैं कि कारपोरेट इनकम टैक्स भी इसको कहते हैं, खैर एज वेल एज फ्रॉम ऑल द पीपल इट एम्प्लॉयज। यानी कि साथ खाली यही नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो कंपनी कमाती है उसके ऊपर टैक्स, आगे जो लोग वहां पे काम कर रहे होते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं, एम्प्लॉय जो होते हैं, उनको भी उनके ऊपर भी टैक्सेस होते हैं। यानी कि देखो, मैं अगर सीएफई में काम कर रहा हूँ, सीएफई जो कमाएगा उसके ऊपर 29% टैक्स देगा अगर सीएफई कंपनी है। और फिर यहाँ पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन्होंने फिर जो कमाना उन्होंने भी फिर टैक्स पे करना है। यानी कि कंपनी जो कमाएगी वो एम्प्लॉयज को देगी, एम्प्लॉय भी टैक्स देंगे और कंपनी खुद भी टैक्स देंगी। यानी कि टैक्स ही टैक्स है हर तरफ मेरे बच्चे हैं। एंड फ्रॉम अदर स्पेंडिंग द कंपनी इंकर। और आगे कंपनी अगर किसी से रॉ मटेरियल खरीद रही है या देखो अभी आपको सीएफई के यहाँ पे इर्द गिर्द नजर रहोगे, आपको बड़े सारे कुछ एसेट्स नजर आएंगे हैं। जब हमने ये खरीदे हैं, क्या लग रहा है आपको हमने टैक्स नहीं पे किया होगा? इन सारी चीजों के ऊपर भी टैक्स पे किया होगा। यानी कि जो हमने कमाया उस पर टैक्स, जो हमने अपने एम्प्लॉयज को दिया बेचारे उन्होंने टैक्स, और फिर जो चीजें भी हमने अपने चीजें इस्तेमाल करके जो चीज बना के बेच रहे हैं, जो भी खरीदी होगी इस्तेमाल के लिए, चाहे वो प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल हो रहा हो या ऑफिस में तो या फैक्ट्री में, उन सब चीजों के ऊपर भी टैक्स है। मान लो कि एक टिश्यू का डब्बा ही लेके आए हैं, उसके ऊपर भी टैक्स है। जो भी करोगे टैक्स ही टैक्स। कहते हैं कि गवर्नमेंट बेनिफिट फ्रॉम द ओवरऑल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी दैट कंपनीज होता है जीडीपी, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मेरा ख्याल मुबशर वसीम साहब आपको ज्यादा बेहतर तरीके से इसको समझा देंगे। यानी कि जितने भी हमारे लोकल या ये कहें कि मुल्क की वो अखराजात और पता नहीं क्या कुछ मिला हम लोगों के, इकोनॉमिक अपनी तरफ थोड़ी सी वीक है, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया उसकी तरफ। गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट ही लिखा हुआ पहले, गवर्नमेंट्स ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। अच्छा, फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होती है मेरे बच्चे? जहाँ पे बायर यानी कि हाँ बिल्कुल डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड कर रहा हो कि उसके प्राइसेस वगैरह सारा कुछ, इसको फ्री मार्केट इकोनॉमी, और जिसको कंट्रोल किया जा रहा हो फिर वो आगे किसी और तरफ चली जाती है, मोनोपोली शलोपरी कुछ इस तरह के मामला। कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमीज रिकॉग्नाइज द एडवांटेजेस ऑफ, ये क्या लिखा, अलाउइंग बिजनेस टू सेटअप। यानी कि जारी बात है, फायदा तो यही होगा कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस सेटअप लगे, ज्यादा से ज्यादा कारोबार चलें। जैसे हमारे मुल्क में भी सबसे बड़ा अलमिया क्या है, बिजनेस सेटअप कम हो रहे हैं, लोग यहाँ से कारोबार उठा के कुछ बाकी ममालिक में लेके जाके लगा रहे हैं। जैसे बांग्लादेश में बड़े सारे शिफ्ट हो गए, या दुबई शुबई इधर उधर सारे लोग निकले। इवन बेचारा नवाज शरीफ, उसके खुद भी कारोबार यहाँ पे महफूज नहीं थे तो उसने भी जाके यूके में लगा लिया।
तो क्योंकि पाकिस्तान में कारोबार करना इतना आसान नहीं है, इसलिए वजीर आजम को भी फिक्र थी अपनी कारोबार की, उसने भी जाके यूके में लगा ली फैक्ट्री। कहता है कि नॉट ओनली डू बिजनेस सर्व कंज्यूमर्स। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या, गवर्नमेंट का मकसद क्या होता है, लोगों का भी भला सोचना है और साथ मुल्क को भी चलाना है और लोगों का भला भी सोचना है। जितने ज्यादा यहाँ पे कारोबार चलेंगे, सेटअप लगेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, तो कहता है कि नॉट ओनली डू बिजनेसेस सर्व कंज्यूमर्स, लेकिन एक तो प्रोडक्ट बना के लोगों को देंगे, जो चीज बना रहे हैं उससे लोगों को फायदा होगा, और बट दे क्रिएटिंग वर्क फॉर द बिजनेस ओनर्स एंड एम्प्लॉयज, और इससे लोगों को काम भी मिलेगा, मालिकों को भी, और जो लोग काम कर रहे होंगे वहां पे उनको भी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। दे आल्सो रिड्यूस द कंपनीज कंट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट विच इज द इम्पोर्टेंट गोल ऑफ द गवर्नमेंट। हर गवर्नमेंट कहती है कि हमने जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो खत्म करनी है, तो वो खुद तो नहीं करेंगे हैं। जैसे पीटीआई की गवर्नमेंट आई, उसने कहा था हमने पता नहीं कितने लाख नौकरियां देनी है। जब गवर्नमेंट आई उनकी कहा वो सर वो लाखों नौकरियां, कहता है हमारे महकमे में, गवर्नमेंट के महकमे में हम कितने लोग रख सकते हैं, जितने रखने थे हमने पहले रखे हुए। तो कहता फिर नौकरियां, कहते जाओ ढूंढो जाके, हमें क्या पता नौकरियां हैं। तो पीटीआई वाले बेचारे मुकर गए हैं, नौकरियां देनी कहाँ से हैं। वही नौकरियां गवर्नमेंट अपने इदारों में थोड़ी दे सकती है, वो तो जितनी हैं लोग बैठे हुए हैं वहां पे है। गवर्नमेंट नौकरियां क्रिएट करती है बिजनेसेस को डेवलप करके है। जितने ज्यादा बिजनेसेस डेवलप होंगे, जितनी ज्यादा इंडस्ट्रियां लगेंगी, उतनी ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी। इंडस्ट्री आपको पता है कि यहाँ पे वो लगती लगती नहीं, अगर कोई लगाने की कोशिश करे उसके ऊपर ऐसी रुकावटें पैदा कर दी जाती हैं कि बेचारा वो कारोबार कर ही ना सके, क्योंकि जितने तगड़े लोग हैं उनके सबके कारोबार है। आप कोई नया कारोबार करने जा रहे होंगे, अगर उनके कारोबार के आप कंपेटिटर बनने जा रहे होंगे, आपको कारोबार में आने नहीं देंगे। तो ये मेरे बच्चे इस मुल्क में बड़ी मौज है। कहते हैं कि फर्म्स रिलाई ऑन एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि जो भी कारोबार होते हैं मालिकों पर रिलाई कर रहे होते हैं, टू क्रिएट बिजनेस आइडियाज एंड पॉसिबिलिटी टू प्रोवाइड सम फाइनेंशियल सपोर्ट। दे रिलाई ऑन अदर ओनर्स एंड क्रेडिटर्स टू प्रोवाइड एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट। हाँ, देखो कहता है कि कारोबार मालिक पर डिपेंड कर रहा होता है, और मालिक बेचारा आगे कुछ और बाकी मालिकों या क्रेडिटर्स पर डिपेंड कर रहा होता है कि जब मुश्किल वक्त आएगा मैं इनसे पैसा पकड़ लूँ। बाकी मालिकों का लफ्ज किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है कि अगर आप एक आपने कंपनी बनाई है, दो लोग मालिक हैं उसके, कल मेरे बच्चे अगर कंपनी में बुरा वक्त आएगा तो वो मजीद किसकी तरफ देखेंगे, मजीद मालिकों की तरफ, और मालिक ढूंढो, शेयर इशू करो है, और लोगों को मालिक बना लो, उनसे पैसा ले लो है। मजीद मालिकों को देखेंगे या क्रेडिटर्स को देखेंगे, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं वो आके इनको पैसा दे दें। तो कहता है कि देर लाई ऑन अदर ऑनर्स एंड क्रेडिटर्स, और अदर ऑनर्स क्या है कि मजीद शेयर इशू करके मजीद मालिकों को बना लेना। कहता है कि दे रिलाई ऑन एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग मैनेजर टू प्रोड्यूस एंड सेल। जाहिर बात है साथ नौकरों पर भी, नौकर मतलब एम्प्लॉइज पे भी, उन पर भी रिलाई करना होता है। ये लफ्ज़ थोड़ा सा अजीब सा होता है ना। मैं जब छोटा होता था ना, जाहिर बात है गांव का एक अपना, वहां पे जो नौकर कहते थे उसको कहते थे जो गाय भैंसों के ख्याल रखने के लिए जो बंदा रखा करता था, तो उसके लिए लफ्ज़ होता है फलाने बंदे ने उस बंदे को नौकर रखा हुआ। तो आगे घर में कोई कहता था ओए पढ़ ले कहीं नौकरी मिलेगी, मैं कहना ला मैं पागल है। नौकर के हाल तो देखो बेचारे का, यानी कि घर वाले पागल हैं। मुझे कहना कि पढ़ लो नौकरी मिलेगी, मैं पागल हूँ, मैं इस तरह का नौकर हूँ भाई। बचपन था, मुझे क्या पता था कि यही नौकरी होती है, कोई और नौकरी भी होती है। तो खैर मुझे डर लगता था उस वक्त, यार नौकरी तो बड़ी शरीर, ये तो सारा दिन यही काम करना है, और घर वाले फिक्र भी नहीं करते इस बात में, मुझे चुप करके कह देते हैं कि तूने नौकरी करनी है, और नौकर के हाल देखो साल। शहरी बच्चों को गाँव का नहीं पता, गाँव वालों को शहर के माहौल का नहीं पता, इतना कम्युनिकेशन गैप है। दे रिलाई ऑन सप्लायर्स टू प्रोवाइड द मटेरियल्स, और साथ उन किस पे मेरे बच्चे रिलाई करना, सप्लायर्स के ऊपर। कोई चीजें देंगे आपको, चीज बना के बेचोगे, रिलाई ऑन कस्टमर्स टू परचेज द, पर यानी कि बेचारा रिलाई कर रहा है, किस किस बंदे पे रिलाई नहीं कर, मालिकों से शुरू हुआ है, उसके बाद कस्टमर्स तक पहुंच गया बेचारा, उन पे भी रिलाई करेगा। इसका मतलब आप लोग कितने कितने खुश नसीब हैं। क्या कोई बंदा मान लो कि ऑनर पे रिलाई कर रहा है, आप कहेंगे नहीं सर ऑनर ऑनर पे रिलाई कर रहा है ना शुरू में, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऑनर ही सारी चीजों पर रिलाई कर रहा है। और अब आप भी महसूस करो यहाँ पे बैठ के कि अगेन मेरे बच्चे सीएफई वाले आप पे रिलाई कर रहे हैं, क्योंकि उसने क्या लिखा हुआ है, दे रिलाई ऑन कस्टमर्स टू परचेज द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दे प्रोवाइड। खैर ये जन जन बातें ऐसे रीड करनी है बस ध्यान से, और इसमें कोई हल नहीं होता मेरे बच्चे इसका। द गवर्नमेंट हैज एन इंटरेस्ट इन ऑल, चले अब ये काम की चीज, और गवर्नमेंट हैज इंटरेस्ट इन ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बट प्रिसाइजली सॉरी स्पेशली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए वाइड रेंज ऑफ रीजन। ये मेरे और गवर्नमेंट की इंटरेस्ट बता रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट की इंटरेस्ट होती है किसी कारोबार में, किस कॉन्टेक्स्ट में होती है। वो दरअसल एसी की परफॉर्मेंस देख रहा है ना। कहता कि बिजनेसेस पे टैक्स ऑन प्रॉफिट
सो गवर्नमेंट हैज इंटरेस्ट इन द कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि गवर्नमेंट की क्या इंटरेस्ट होती है कि कारोबार चले, प्रॉफिट कमाए और हमें उसमें से टैक्स पे करें, और गवर्नमेंट क्या कर सके, फिर उसे हज कर सके बेचारे गवर्नमेंट के गरीब लोग हैं, कुछ इस तरह के मामला बेचारे घर में बच्चों की शादियां कर सकें। हाँ बस बिल्कुल। गवर्नमेंट्स वांट टू क्रिएट एंड मेंटेन ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। गवर्नमेंट चाहती है कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि आईएमएफ हमसे लोन मांगे, हैं इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। अगर उस तरह की नहीं तो मेरे बच्चे लानत है ऐसे लोगों के ऊपर जो हम पर टैक्स बना बना के लगा रहे हैं कि अभी साथ लोगों से और उधार भी मांग रहे हैं और हमसे भी पैसा ले रहे हैं, तो फिर हमारा पैसा किधर भेज रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सर उन्हीं का उधार वापस करते हैं, फिर मजीद उनसे उधार लेते हैं। पता नहीं चल क्या रहा है इस मुल्क के अंदर। और अगर इनके इनके घरों में तलाशी ली जाए ना, इतना इतना पैसा कैश में निकलता है कि जो मशीनें मशीनें वो थक जाती हैं इनका पैसा अकाउंट करते हुए। बलोचिस्तान के हालात देखो, बलोचिस्तान अल्लाह माफ करे, वो हालात उनके अपने लोगों की वजह से सबसे ज्यादा है। इतने इतने करप्ट लोग हैं, इतने करप्ट हैं, आपकी सोच है वहां पे हराम है उनके ऊपर। जो वजीर मशीर जो लोग हैं वो वहां के लोगों के ऊपर 1 रुपया भी लगाते हैं, सारा पैसा उठा के अपने घरों में। और उसके बाद लोग बेचारे समझते हैं कि पता नहीं रियासत उनके खिलाफ है, रियासत उनके खिलाफ नहीं, सबसे ज्यादा उनके अपने लोग उनके खिलाफ हैं। उन चीजों को भी मेरे से देखना चाहिए। लेकिन भरन वडेरा सिस्टम है मेरे से मुल्क के अंदर। द गवर्नमेंट वांट टू क्रिएट एंड मेंटेन ए स्ट्रांग इकोनॉमी, और दे दिस डिपेंड्स पार्शियली or largely on new investments by the businesses. A government might therefore want to encourage business investments. ठीक है, जाहिर बात है गवर्नमेंट चाहती है कि प्रॉफिट्स आए और या उसमें स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हो। फिर मेरे बच्चों को डेफिनेटली वो किस चीज पे मजीद डिपेंड करेगा कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस ओपन हो। ये यानी कि गवर्नमेंट की इंटरेस्ट पढ़ रहे हो कि गवर्नमेंट बिजनेस में किस तरह की इंटरेस्ट हो सकती है। कहते हैं कि गवर्नमेंट वांट टू अचीव लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये भी उसकी इंटरेस्ट है कि एम्प्लॉयमेंट कम, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए। सॉरी सच निकला था मुझसे, क्या करें सर जी, हमारा सिलेबस कब तक कवर हो जाएगा? वो आजकल ना वो सोशल मीडिया पे कुछ क्लिप्स चल रहे होते हैं। उसमें एक है ना क्लिप है, एक माँ अपने बच्चे को कह रही है कि बेटा जाती ही ना मुझे फोन करके बता देना, है मुझे बताते रहना, फोन पे राब्ता करना। अब वो साथ ही वो दिखाते हैं कि वो बच्चा अभी वो मान लो कि सारा सामान सुन पकड़ के माँ पे बाइक पे बैठ के वो बाइक चली है, तो पीछे से उसको कॉल आई है, कॉल उसने अटेंड की। तो माँ उसको पूछी बेटा तो फिर पहुंच गए कि नहीं? अभी वो घर ही है, वो पीछे माँ को देखता मुड़ के, है मैं तो अभी घर में ही हूं, तो मुझे निकलने तो दो, है भाई पहला चैप्टर भी शुरू हुआ है? और साथ ही कि हमारा सिलेबस खत्म कब होगा? मेरे बच्चों वेट करें और सब्र करें, अल्लाह का खौफ भी करें मेरे बच्चे। मकसद सिलेबस खत्म करना है। अब बड़े क्रिश हो ना आप लोग, हैं मैं पढ़ा दूं और आप लोगों को समझ आ जाएगी सारी। यार खुदा का खौफ करो मेरे बच्चे। जब भी आपकी जो अटेम्प्ट होगी जिसमें आप एलिजिबल होंगे, उससे कोई महीना 2 महीने पहले सिलेबस खत्म हो चुका होगा। अब आपने देखना है कि आपकी एलिजिबिलिटी किस अटेम्प्ट में बन गई। सितंबर में आप दे नहीं ना सकते पेपर, क्योंकि रिजल्ट आपका सितंबर में आ रहा है ना। हाँ तो अगर कुछ है तो उनका इंशाल्लाह खत्म कर देंगे, यानी कि अगस्त एंड तक खत्म हो जाएगा सिलेबस। चलो रौला ही मुक्का, चलो पढ़ो। द गवर्नमेंट रेगुलेट्स मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। और फिर और मेरे बच्चे गवर्नमेंट क्या करती है, बड़ी सारी कानून साजी भी करती है। जैसे कौन से, अगर कोई भी इदारा खुलेगा मेरे बच्चे, वहां पे बड़े सारे एम्प्लॉयमेंट लॉज भी, यानी कि अगर आपने एम्प्लॉइज को रखना है तो उससे रिलेटेड लॉज के, जैसे मिनिमम वेज है कि अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो, लोगों को रखा हुआ, तो कम से कम आप उनको मिनिमम वेज पे करो। और इतनी हेल्थ और उनकी सिक्योरिटी की मान लो कि वो ख्याल रखो कि उन एम्प्लॉयज को कोई नुकसान ना हो रहा हो। ये सारी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है। और इन्वायरमेंटल लॉ, और ये भी अगर आप कहीं पे कोई काम कर रहे हो तो ऐसा ऐसे कोई काम ना करना जिससे इन्वायरमेंट खराब हो रहा हो, इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा हो। और हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड रेगुलेशंस, कि लोगों की सेहत और लोगों की जो मान लो कि जानी और माली तौर पे उनका कोई नुकसान ना हो रहा हो। एंड कंपनी लॉ आर जस्ट ए फ्यू एग्जांपल। और इसी तरह कंपनी लॉ होता है, जब आप कंपनी बनाओ तो उसके ऊपर एक पूरा कंपनी एक्ट 2017 है, उसमें कानूनी कानून होते हैं जिसके मुताबिक हम कंपनी बना के उसको चलाते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के लॉस कौन बनाती है? गवर्नमेंट बनाती है। कहते हैं ये भी, द गवर्नमेंट माइट बी सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल स्टेक होल्डर इन ए बिजनेस बिकॉज ऑफ इट्स पावर टू इंट्रोड्यूस न्यू लॉस एंड रेगुलेशंस आर अमेंड एग्जिस्टिंग लॉस। कहते हैं कि ये एक पावरफुल स्टेक होल्डर है, यानी कि इसकी पावर हाई है, नो डाउट। इंटरेस्ट उसके ऊपर बता दी, अगर उसके बावजूद आपका कारोबार बंद हो रहा हो तो फिर भी गवर्नमेंट को कोई असर नहीं पड़ेगा, है। लेकिन इंटरेस्ट है कि कारोबार चले, है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, हमारी इकोनॉमी अच्छा हो, सब कुछ बेहतर हो रहा हो। लेकिन उसके बावजूद मेरे बच्चे अगर बंद हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे बच्चे पावर बड़ी है,
कि जब चाहे कोई इस तरह का कानून बना दे और आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर दे। कस्टमर्स की अगर हम बात करें, मेरे कस्टमर भी दो हिस्सों में हम वैसे अगर देखें तो लफ्ज आपने सुना होगा, वो मेरा क्लाइंट है, वो मेरा कस्टमर है। कस्टमर मेरे बच्चे छोटे मोटे आपकी तरह के लोग जब किसी दुकान से कोई चीज खरीदने जाते हैं, उसको हम कहते हैं ये कस्टमर है। और क्लाइंट क्या है? एक ऐसा बंदा जो लगातार आपसे कोई सेल परचेज कर रहा हो। एक होता है ना कि वन टाइम ट्रांजैक्शन या कोई छोटी मोटी चीज आपने कहीं पे जाके खरीदी है, तो शायद आप क्या उसके कस्टमर हैं। अगर आप लार्ज पैमाने पे किसी बंदे के साथ कोई इस तरह की खरीदो फरोख्त कर रहे हो, तो शायद आप क्या कहलाते हो, या कंटिन्यूस सर्विस ले रहे हो उस बंदे से, तो इस तरह का बंदा क्या कहलाता है? क्लाइंट। जैसे कल आप अपनी फर्म ओपन करोगे तो आपके कस्टमर नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे? क्लाइंट्स होंगे। क्योंकि आप जब किसी कंपनी का ऑडिटर बन गए तो आप कई सालों तक उसका ऑडिट करते जा रहे होंगे, तो लगातार आप उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो आप क्या होंगे? उसके क्लाइंट होंगे। कहते हैं कि customers have a stake in business organization because they expect to obtain value from the goods or services। और एक बात हम खोल रहे हैं कि हो गया ठीक। कहते हैं कि customers have a stake in a business organization because they expect to obtain value from the goods or services that they buy। है कि लोगों, देखो कस्टमर्स का सबसे बड़ा क्या ख्याल होता है कि जब वो कोई चीज खरीद कर लेकर आए और किसी अपने दोस्त रिश्तेदार से पूछे, अच्छा बता मैंने ये चीज कितने की ली होगी, है वो कहेगा 200 रुपए की, और वो बेचारा लेके आया 10,000 की। इसका मतलब क्या हुआ? उस दोस्त को, रिश्तेदार को, अपने फैमिली मेंबर को उसकी औकात चीज की कितनी लगी? 200। है इसका मतलब आपको आपको कितने का लूटा उसने? 9800। है ये हमें दुख होता कि कम से कम जो चीज हमने खरीदी हो, है जितने की खरीदी हो उतनी उसमें वैल्यू हो भी और लोगों को नजर भी है। ये ना हो कि मैं पे कर रहा हूँ 5,000 का और फायदा मिल रहा है मुझे 2,000 का। इस तरह का ना हो, इसलिए कभी पूछा ही ना करो मेरे से, पता अगले बंदे ने आपको जला के रखने में है। तो बेहतर यही है कि जो चीज खरीदी आपको पसंद आई, आपने खरीदी, इट्स ओके। लेकिन नहीं अच्छा 10 रुपये कितने की लेती है, और उसके बाद जिस तरह वो बताता है ना, वो सर वो चीज जब भी उस पर ध्यान पड़ता है ना, उस बंदे की वो बताई हुई कीमत जरूर याद आ जाती है कि यार सर ये ना सो। तो बेहतर नहीं मेरे बच्चे, जिंदगी आसान रखो, है ना पूछो। तो कस्टमर की क्या ख्वाहिश होती है कि जितना वो पे कर रहे हो उतनी उनको उस चीज में वैल्यू भी मिले। है उसका नहीं दिल करता कि अगर मैं पे ज्यादा करूं वैल्यू कम मिले। अगर इसका मतलब जाहिर बात है कि बिजनेस में उसके साथ नाइंसाफी की है, उसका दिल कर रहा है कि जितना मैं पे करूं उतना। इसलिए तो देखो जो ब्रांड लोग पहनते हैं, उनको वैल्यू होती है उसके अंदर, इसलिए तो हाई पे करते हैं उसका। उसको पता है कि उतना बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है ना? सस्ता रहो बार बार, महंगा रहो एको बार, कुछ इस तरह पंजाबी में वो कहते हैं। हाँ कुछ इस तरह की बात होती है पंजाबी में कि महंगा खरीद लो, एक ही दफा बैठ के रो लो, सस्ता खरीदोगे हर रोज बार बार। कहता है कि बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कस्टमर। वो ये उसी तौर तो बिना बात ही नहीं सकती। बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कस्टमर्स टू अट्रैक्ट। इसका मतलब आप कह सकते हो सर खत्म कर दें आपको। तो आप जब मर्जी हमें धमकी लगा सकते हैं, मेरे इतने पावरफुल है, इसमें बड़ी इंटरेस्ट, खत्म करने में बड़ी इंटरेस्ट पैदा हुई है। सर ये बात तो आपने अच्छी की है, हम धमकी लगा सकते हैं आपको। टू अट्रैक्ट कस्टमर, अब देखना हम आपके साथ करते हैं क्या है। टू अट्रैक्ट कस्टमर्स a firm must provide a desired product। हाँ अगली बात कि अगर आपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना है तो आपने उनको डिजायर्ड प्रोडक्ट देना। अच्छा देखो कल ना कुछ दोस्त आए, कुछ वकील दोस्त आए, तो उनसे डिस्कशन हुई एक लंबी चौड़ी। उन्होंने कहा कि हमारे ये इतने रिश्तेदार हैं जिन्होंने एमबीबीएस कर रखा है और उनको कहीं पे कोई जॉब नहीं मिल रही। मैं बड़ा हैरान हूँ। मैंने कहा कि हम तो लोग यहाँ पे, जो बच्चा हमारे पास सीए के लिए आ रहा होता है ना मेडिकल में, वो अगर उसका कहीं पे कोई इस तरह का चांस बन जाए कोई एडमिशन का, हम उसको यहाँ से कह देते हैं कि ठीक है बेटा, अगर आप ये कहते हो कि चॉइस की बात करो तो हम आपको यही कहेंगे, फिर वो आप वही कर लो, इट्स ओके। क्योंकि ख्वाहिश एक बंदे की डॉक्टर बनने की है, वो यहाँ पे आ गया, तो हम तो उसको इंकरेज कर दिया करते थे, ठीक है बेटा अगर आपका वहां पे दाखिला बन रहा है तो जाओ। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कल के हम तो आज तक कभी भी नहीं समझा कि कोई डॉक्टर भी अनएम्प्लॉयड रह सकता है। ये बड़ी हैरानगी वाली बात थी मेरे लिए, क्योंकि शायद हमें उस फील्ड का या उन लोगों का, क्योंकि हमने अपने खानदान में तो हम डॉक्टरी की तरफ किसी को जाने नहीं देते। सब अकाउंट्स में है और अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन किस्म के सबके जो करियर है वो बेहतरीन है। तो अब वहां पे क्या चल रहा है वहां पे तो अल्लाह ही जानता है। तो लेकिन बहरहाल ये याद रखिएगा कि इंशाल्लाह फिलहाल आपके अकाउंट्स में इस तरह का कतन कोई मामला नहीं। और देखो अगर डॉक्टर को कंपेयर करना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपेयर करो आपके लेवल के लिहाज से। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको जो एमबीए जिसने कर रखा हो, है एमबीए फाइनेंस में अकाउंट में कर भी रखा हो, तो उसकी कोई औकात नहीं मेरे बच्चे, उसकी तो वाकई कोई औकात है। लेकिन मेन तो मेरे बच्चे हम सीए की बात कर रहे हैं, खाली सीए इंटर, एटलीस्ट सीए इंटर प्लस आर्टिकल्स। हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे, खुदा ना खासा के आप लोग अब एक बेहतरीन किस्म का रोजगार ना कमा रहे हैं, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल,
वो खैर वो बड़ी दुख भी हुआ, और अल्लाह का शुक्र है टाइमली पता भी लग गया कि कल बंदा किसी को कतन भी मशवरा ना दे कि भाई आप इस तरह का काम करो, इतना पैसा लगाओ उसके ऊपर, पैसा भी अन्य हुआ ऐसे मसा मैक्सिमम टाला 1.5-2 लाख रुपया लगे, वो भी साना देना ठंडा कितनी गर्मी ठंड से बह बह मौजे हैं मेरे बच्चे आपकी। अट्रैक्ट कस्टमर्स ए फर्म मस्ट प्रोवाइड ए डिजायर प्रोडक्ट और सर्विस एट ए रीजनेबल प्राइस। सर CFE क्यों गए, सर सस्ता था इसलिए चलेगा, यानी कि पढ़ाते तो हम हैं नहीं ना, सिर्फ सस्ते थे हम, ये दुख वाली बात है। कहता कि इट मस्ट आल्सो इंश्योर दैट द प्रोडक्ट्स आर सर्विसेज प्रोड्यूस्ड आर ऑफ एडुकेट क्वालिटी सो दैट कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड। वही बात मेरे बच्चे कि जितना उन्होंने पे किया हो उतना उनको उसके बेनिफिट भी नजर आए, तभी वो सेटिस्फाई होंगे, तभी वो चीज को दोबारा खरीदेंगे। अगर एक दफा किसी ने कोई चीज खरीदी, उसको उतना बेनिफिट ना मिला जितना उसने खर्चा किया, वो दोबारा उस चीज को नहीं खरीदेगा मेरे बच्चे। कहते हैं कि इफ ए फर्म कैन नॉट प्रोवाइड ए प्रोडक्ट सर्विस एट द क्वालिटी एंड प्राइस दैट कस्टमर्स डिजायर, कस्टमर्स विल स्विच टू द फर्म्स कंपेटिटर। अगर आपको उस तरह की चीज नहीं मिल रही, आपको जितना पे किया उस लिहाज से क्वालिटी नहीं मिली, तो वो क्या करेगा, वो किसी और को स्विच कर देगा। वो फिर वो बेशर्मी होगी कि जहां पे आपने जितना पे किया हो उस लिहाज से आपको सब्सिडी मिली हो, और फिर भी आप स्विच करें मजा लेने के लिए, फिर खुदा ना खासा उसके बाद पैसा भी ज्यादा लगा दें, पछतावा ही पछतावा हो, फिर मेरे बच्चे उसमें तो दुख वाली बात है। क्योंकि यहाँ पे इस मार्केट के अंदर ये बड़ी कॉमन सी बात होती है, उसमें कहा ओ PRC यहाँ से कर लिया, कैफ फिर तू फलानी जगह पे आ जा, अच्छा यहाँ से PRC फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया हो, लेकिन उसके बावजूद उस रूममेट उस बंदे की बातों में हम आ रहे हैं। ठीक है, फिर इसका मतलब इनकी किस्मत, ये तो सिर्फ फिर PRC करवा सकते थे मुझे, बाकी तो ये फिर ये करवा ही नहीं सकते। समझाने के लिए बात कर। अब अगर हमारे बारे में कोई बंदा कहता है, वो कहता है ये PRC के लिए बेहतरीन इदारा है, हाँ तो ठीक हो गया, लेकिन आगे ना वो नो 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 क्या बात होगी। अच्छा, जो बंदे PRC पढ़ा रहे हैं वो आगे कैफ के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं, और यहाँ पे PRC में इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि शुरू में बच्चों को इंट्रोडक्शन मिल जाए उनका कि भैया देखो हम लोग ही आगे लेके चलेंगे आप, लेकिन नहीं वो नो नो देखना बथेरे होंगे आपके पास, वही सब्जेक्ट जो 10-12 हजार में होगा उसका 24-25 लगवाएंगे, लेकिन आप भी लगा देंगे, क्योंकि डर है सीए के अंदर, खौफ है मेरे बच्चे। उसको यही लगेगा कि शायद अगर मैं इस तरह की बात नहीं मानूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। मजे की बात उसकी अटेम्प्ट पूछ लिया करो, कि तू अपनी अटेम्प्ट बता तेरा क्या बना। ओ नहीं यार मैं तो घर के हालात खराब हो गए थे, मैं पेपर नहीं दे सका, नहीं यार मैं तो बीमार हो गया था, नहीं यार हद होगी यार। सेव एंड मोबाइल, कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन एट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ देयर recent success to recognize the type of products and features that a consumer want। यानी कि देखो अगर हम एप्पल एंड सैमसंग की बात करें, मोबाइलों की बात कर रहे हैं, वो क्यों आज सरवाइव करके नोकिया की निस्बत या बाकी मोटरोला शटरोला जो भी थे, उन्होंने लगातार रिसर्च की, उन्होंने कोशिश देखा कि लोगों के आगे क्या जरूरियात हैं जो हम इस प्रोडक्ट के जरिए पूरी कर सकते हैं। उन्होंने लोगों की नीड्स को फोकस किया है, उन्होंने क्वालिटी और फिर मुनासिब दाम रखे उसके कि हर बंदा एप्पल खरीद सकता है, हर बंदा ऐसे ही है ना मेरे, सस्ता कर दिया है। हाँ हमारे गांव में एक बंदे को कहा यार तू क्यों नहीं मोबाइल ले रहा था। अब शुरुआत ही उस वक्त मोबाइल की, पैसे वाला बंदा था, लेकिन उसको लग रहा था यार मैं फजूल चीजों में पैसा नहीं लगाता। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था इस तरह का मामला होगा। लोग बाहर से किसी को मोबाइल वो गिफ्ट करते थे, बाहर जब जाते थे लोग, कि गिफ्ट के तौर पर किसी को मोबाइल भेज दिए, इस तरह के हालात थे उस वक्त। उसको किसी पूछा, इसी तरह बैठे हुए थे हम, उसको पूछा यार तू मोबाइल क्यों नहीं ले रहा। कहना मैं उदो लवांगा जो मोबाइल रेडियो से बिकन लग जाए। और हमने यकीन ही नहीं किया था कि इस तरह की सिचुएशन भी आएगी तो मोबाइल इस तरह बिकेंगे। अब देख लो जो हालात है, मोबाइल किस तरह बिकेंगे, आलूओं की तरह। These firms also are committed to a certain standard of quality and price their products in a manner that matches the expectation। वही बात करो, इस तरह की क्वालिटी और प्राइस रखें जो लोगों की एक्सपेक्टेशन से मैच कर रही है। आई होप कि हम लोग भी आपकी एक्सपेक्टेशन से मैच कर रहे होंगे। बंदा उम्मीद ही कर सकता है मेरे बच्चा, और क्या भी क्या सकता है। सर प्राइस के लिहाज से ही सो गए, अभी क्वालिटी के बारे में भी हमने सोचा नहीं सर, लेकिन ठीक है। और एक बंदा तो कहा एसीओ तो कीमतें पूरी होगी, पढ़ना तो हमें फायदे में है, इतनी गर्मी में स्कूल से बैठे हैं। अल्लाह माफ, नहीं ये वैसे ही मैं बता रहा था मेरे अल्लाह माफ, ये ना समझने कि सर ये ऐसी बातें क्यों करती। लोकल कम्युनिटी याद करना मेरे बच्चे, हमने डिस्कस किया था कि लोकल कम्युनिटी क्या होती है बोला, इर्द गिर्द के लोग, ये लोकल कम्युनिटी है। जहाँ पे फैक्ट्री लगेगी मेरे बच्चे, वहां पे देखो लोग आएंगे, जब लोग आएंगे उनके खाने पीने के लिए बाहर छोटे मोटे ढाबे खुल जाएंगे, हैं जब उन ढाबों पे गंदी चीजें खाएंगे बीमार पड़ेंगे, तो साथ ही क्या होंगे क्लिनिक खुल जाएंगे।
हैं। फिर जब वो आएंगे तो कोई गाड़ी पे आ रहा होगा, कोई बस पे आ रहा होगा, तो वर्कशॉप में खुल जाएंगे हैं। फिर वहां पे वो वहीं पे उनकी कोशिश होगी कि यार इतनी दूर से आता हूँ, कहीं यहीं पे कोई रहायश मिल जाए, वहां पे हॉस्टल बनना शुरू हो जाएंगे हैं। जब हॉस्टल बनना शुरू होंगे तो लोग वहां पे शिफ्ट होंगे, स्कूल कॉलेज को पता चलेगा यहाँ भी बच्चे हैं, वहां पे भी स्कूल खोल देंगे। तो खुश होते हैं। बात कहाँ से, अभी तो मैंने मैरिज हॉल तक भी जाना था गोली मार क्योंकि शादी में तो करनी है उन्होंने हैं? इतनी मेहनत कर रहे हैं। यानी कि सारे ये कारोबार किस वजह से खुले हैं वहां पे, एक फैक्ट्री की वजह से। तो इसलिए मेरे बच्चे जो लोकल कम्युनिटी है उनकी अच्छी खासी इंटरेस्ट होती है इस बिजनेस सेटअप के अंदर। और साथ फिर यही देखो, जब सब कुछ लग गया वो फैक्ट्री वहां से निकल गई। अब इन लोगों का, बेचारों का सोचे इनका क्या बनेगा। तो ये सारा कुछ था। कहता है कि इन सम केसेस लोकल कम्युनिटीज माइट बी स्टेक होल्डर in a business organization, especially when the organization is major employer in the area and the local company। ये ना समझना कि आपने भी वहां पे एक दुकान खोल लिया, ले वही मैंने फैक्ट्री लगा दी, अब यहाँ पे रश पड़ जाएगा। वो कहता है कि ऐसा नहीं, ये किसी मेजर, मेरे बच्चे, कोई इस तरह का कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो जो वहां पे लोगों को नौकरियां दे रही हो बड़े पैमाने पे। ये चीज इससे लोकल कम्युनिटी को फायदा हो। अगर इस तरह का काम नहीं, छोटा मोटा कारोबार है, वो अपने फायदे के लिए खुला है, तो उससे तो लोगों को क्या फायदा हो। स्पेशली व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज द मेजर एम्प्लॉयर, यानी कि नौकरियां सबसे मेन चीज है इन द एरिया, एंड लोकल इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द वर्क एंड बिजनेस एक्टिविटी दैट द ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स टू द एरिया। यानी कि जो काम और जो बिजनेस एक्टिविटी कर रही है मेरे बच्चे, उससे लोकल इकोनॉमी, जो उस वहां के जो मुआशी हालात हैं लोगों के, वो मेरे बच्चे उससे इफेक्ट हो रहे हैं, यानी कि उनको फायदा हो रहा हो मुआशी तौर पर लोगों को। तो वो मेरे बच्चे उस स्टेक होल्डर की बात कर रहे हैं। द कंसर्न्स ऑफ ए लोकल कम्युनिटी, लेकिन कंसर्न भी है लोकल कम्युनिटी, उसको नुकसान भी होते हैं। माइट बी वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रपोजेस टू क्लोज डाउन ऑपरेशन। क्या वो आए, उन्हें नौकरियां दी और फिर अब वो खत्म करके जा रहे हैं, और फिर लोगों ने जो इर्द गिर्द कारोबार शुरू किए होंगे उन सब के कारोबार भी खतरे में पड़ जाएंगे इन द एरिया, एंड मेक इट्स एम्प्लॉइज रिडंडेंट। रिडंडेंट मेरे बच्चे, कोई एम्प्लॉय ये नहीं होता कि वो निकम्मा है उसको निकाल रहे हैं। रिडंडेंट ऐसा एम्प्लॉय होता है जिसके काम की आपको मजीद जरूरत ना रहे, उस एम्प्लॉय को रिडंडेंट एम्प्लॉय कहते हैं। जैसे जब टेक्नोलॉजी आई तो वर्कर्स के, अब क्योंकि हर जगह पे मशीनें आ गई, कंप्यूटर आ गए, तो लोगों के काम की जरूरत पड़ी। इसका मतलब ये नहीं था कि लोग वो थे, वो काम चोर थे या उनसे काम हो नहीं रहा था, है ऐसा नहीं था। लोग काम करने वाले थे, मेहनती थे, लेकिन टेक्नोलॉजी ने उनको रिप्लेस कर दी। तो इसका मतलब उनके काम की हमें मजीद जरूरत नहीं रही, इसलिए लफ्ज बोल दिया करते हैं रिडंडेंट एम्प्लॉय। Business shut down by a major employer in area has a knock-on effect on the other business which will lose trade and income। वो जो इर्द गिर्द कारोबार खुले थे उस बिजनेस के बिहाफ पे, वो भी मेरे बच्चे सारे बंद हो जाएंगे अगर वो फैक्ट्री बंद हुई। जनरल पब्लिक, आम लोग, जहां जहां तक भी आपकी गुड्स सर्विसेज पहुंच रही है, या जहां जहां तक भी आपकी गुड्स सर्विसेज के फायदे पहुंच रहे हैं या खुदा न खासा नुकसान पहुंच रहे हैं, वो सब लोग क्या हैं, वो भी आपके स्टेक होल्डर हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जनरल पब्लिक। है जैसे अगर यहाँ से कोई चीज बना के आप मल्टीनेशनल कंपनी हो, है बाकी मुल्कों में भेज रहे हो, तो फिर मेरे बच्चे देखें वो वहां तक के जो भी लोग होंगे जो आपकी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब आपके स्टेक होल्डर हैं। लेकिन किस में आएंगे, है ना तो वो एम्प्लॉई है, ना ही वो लोकल कम्युनिटी में है, तो फिर वो किस में रखेंगे उसको, हाँ जनरल पब्लिक में रखेंगे मेरे बच्चे। कहता है कि जनरल पब्लिक माइट बी कंसिडर दैट इट हैज ए स्टेक और इंटरेस्ट इन मेजर कंपनीज बिकॉज द एक्शंस ऑफ दीज कंपनीज कैन इफेक्ट सोसाइटी एज ए होल। हाँ ये भी है जनरल पब्लिक में कि कोई ऐसा इदारा हो जो देखो जो करप्शन को हवा दे रहा हो, है तो फिर उससे क्या होगा, खाली लोकल कम्युनिटी नहीं, वो पूरी की पूरी सोसाइटी इफेक्ट हो रही होगी। दूर दराज से लोग जो भी काम कर रहे होंगे वहां पे, अगर इस तरह का मामला है, वहां पे कुछ एथिकली अनएथिकल हरकतें हो रही हो, तो मेरे बच्चे उससे पूरा मुआशरा इफेक्ट होगा। कहते हैं कि पब्लिक कंसर्न माइट बी एक्सप्रेस्ड बाय एक्शंस ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स। और फिर जो पब्लिक कंसर्न हो, अब फिर वो कैसे उनका इजहार किया जाता है, एक्शन ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स। एक्शन ये क्या होते हैं, ये जैसे हमारा मीडिया है या जो जैसे लेबर तंजीमें होती हैं, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसा वैसा करती है जो लोगों को नुकसानदेह हो, तो फिर वहां पे उसको जवाब कहाँ से मिलता है, मीडिया की तरफ से, है चाहे वो सोशल हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, या किन की तरफ से जवाब मिलना होता है, वहां पे जो तंजीमें बनी होती हैं वो फिर उसमें रुकावट बनती है कि भाई आप ये गलत कर रहे हो। कहते हैं कि एरियाज ऑफ पब्लिक कंसर्न, अब इसमें होता क्या है, मतलब पब्लिक कंसर्न आम लोगों का जो जनरल पब्लिक है उसका ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंटरेस्ट हो सकता है। सबसे पहले पब्लिक हेल्थ है, आप पता नहीं आप यहाँ पे बैठे हुए चीजें खा रहे हो, किस जगह पे बनती होंगी, कहाँ से बन के वो चीजें आप तक पहुंच रही है। अब नेक्स्ट आपका ये कंसर्न होगा, आप उसकी उसकी लोकल वेसिनिटी में तो नहीं रहते हैं, लेकिन आपका कंसर्न क्या होगा कि जो चीज आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपके लिए नुकसान देना हो, है। अब जो चीज, जैसे जैसे एग्जाम्पल, रात बच्चे कुछ चीज लेकर आए इसी तरह दुकान से, तो वो खोल के जब उसको खा रहे थे तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई पता नहीं कोई मेडिसिन कोई बंदा खा रहा होता है। तो इसका मतलब गर्मी बड़ी है, वो चीजें पता नहीं वो जो उसकी पैकिंग इस काबल है कि नहीं,
कि वो उस चीज को जो भी है उसको इतना महफूज रख सकती है इस गर्मी के अंदर। तो ये तो डिपेंड करेगा वो कंपनी कितना किन चीजों पे खर्च कर रही है। पैकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मेरे बच्चे। आपकी उस प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के लिए सबसे जो काम की चीज होती है पैकिंग होती है। हमें लग रहा होता है ये सबसे फजूल चीज है, ना ना, वो सारी की सारी जो क्वालिटी जो उसमें है। अब देखो ना, कई लोग कहते हैं अगर हमारी चीज का सही जायका आपने महसूस करना है तो हमारे पास जहाँ पे आके होटल में खा के जाए, इसका मतलब पैक करवा के लेके गए, वो सत्यानाश होना। ऐसे ऐसे मसाले डाले होंगे हैं कि जो वो चीज को बड़ी जल्दी खराब कर देंगे। तो वो आप खा लो, उसके बाद आप खुद खराब होते रहे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम वहीं पे बैठ के खाओ ताकि आप उसका सही से आप उसका जायका चख सको। कह रहे कि पब्लिक हेल्थ स्पेशली इन द केस ऑफ फूड मैन्युफैक्चरर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन। तो ये जो अद्वियात वगैरह बनाते हैं, ये लोग पता नहीं कहाँ से बन के आ रही है। और मजे की बात क्या है, अल्लाह माफ करे, कल कोई बंदा जिक्र करता हजारों फैक्ट्रियां हैं। एक वजीर कह रहा था हजारों फैक्ट्रियां हैं जो मुल्क के अंदर 2 नंबर अद्वियात बना रही हैं। यानी कि 2 नंबर कह लो, या जो माठी जो क्वालिटी लेस अद्वियात बना रही है, जो बाकी ममालिक का जो जिसको कहते हैं ना कि जो ऐसा मटीरियल इस्तेमाल कर रहे हैं जो बाकी ममालिक इस्तेमाल ही नहीं करते उन अद्वियात को बनाने में। उनका फेंका हुआ मटीरियल सादा अल्फाज में यहाँ पे अद्वियात में इस्तेमाल हो। तो फिर नीचे कमेंट्स आ रहे थे, फिर तो हमारे जो सियासतदान है वो सारे सियाने हैं, इन सबको पता है कि यहाँ पे जो 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 इलाज करवाएंगे वो किसी काम का नहीं, इसलिए तो बेचारे इलाज करवाने के लिए मुल्क से बाहर चले जाते हैं। लेकिन हमारा क्या बनेगा, जो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। और ये सारा इन्हीं के कारोबार है, इन्हीं के रिश्तेदारों के ये सारे कारोबार हैं। तो ये मेरे बच्चे मौज है। चौधरी तेरे इलाके में कोई फैक्ट्री लगी होगी? कहते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, ये भी कंसर्न है। अच्छा, ये खाली लोकल कम्युनिटी का नहीं होता, ये पब्लिक एट लार्ज का होता है। जैसे हमें पता चला ग्लेशियर पिघल रहे हैं, भाई पिघल क्यों रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग। भाई ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? उसमें ये चीजें हैं। अब जो भी इस तरह की इस चीज का वो हिस्सा बनेगी, जो चीज भी है, कोई भी फैक्ट्री हमें लगेगी ये हमारी दुश्मन है, ये हमारी नस्लों की दुश्मन है। जो देखो हम कहीं पे भी जा रहे हो, दूर दराज किसी इलाके में, वहां पे चिमनियों से धुएं निकल रहे हो, हम कहेंगे ये सत्यानाश हो रहा है इन्वायरमेंट का। तो इन्वायरमेंट मेरे बच्चे आज के दौर में एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि खुदा ना खासा जो इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हैं, तब्दीलियां हैं, उसका जो इम्पैक्ट होगा वो बड़ा शदीद है। उससे अल्लाह माफ करे, जिसको कहते हैं ना वो जैसे पहली कौमें हैं जो आपको उनकी निशानियां ही मिलती हैं। ये कोई नया नहीं, बस ये अलग बात है कि जैसे जैसे आगाही ये चीजें बड़ी अरसे से चली आ रही हैं इस तरह का, और नेचर है सादा अल्फाज में। लेकिन बहरहाल हमारा भी इसमें अच्छा खासा रोल है। या जिस तरह की चीजें बना के, जैसे बेचारी जो अभी हयात है उसको तबाह कर दिया हमने, जो जो ग्रीनरी थी, जो जंगलात थे, उनको तबाह कर दिया हमने। यहाँ पे देखो लाहौर में, अक्सर आप देखोगे पंजाब के बाकी इलाकों में मोस्टली बारिश हो ना हो, लाहौर में बड़ी होगी। और सबसे बड़ा यहाँ पे कंसर्न क्या है, बहुत ज्यादा दर्द है लाहौर के अंदर। हमारे कुछ दोस्त जो कराची से, जो टीचर हजरात, कोई दोस्त इस तरह के विजिट करते हैं लाहौर, वो देख के हैरान रह जाते हैं, इतनी ग्रीनरी। कराची में ऐसा कुछ नहीं है, तो वहां पे हालात देखो। लेकिन यहाँ पे ये, और इर्द गिर्द लोगों ने सारे दरख्त काट कूट के बेच दिए किसानों ने ना, वो जमीन जो आगे मजीद उनको भट्टे वालों को मिट्टी भी बेच बेच के सारे खूह बना दिए उन्होंने। सत्यानाश हुआ पड़ा है इर्द गिर्द का। प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, रिड्यूसिंग पोल्यूशन एंड क्रिएटिंग सस्टेनेबल बिजनेस। और कहते हैं कि एक तो पोल्यूशन रिड्यूस हो और ऐसा बिजनेस हो जो सस्टेनेबल हो। अब सस्टेनेबल बिजनेस ऐसा होता है जो हर हालात में चलता जा रहा हो, है, और वो हालात फिर अगर साजगार रखोगे तो वो चलेगा। जस्ट एग्जांपल है, कभी फर्नीचर का कारोबार बड़ा, मेरे बच्चे पाकिस्तान में, हम किताबों में पढ़ा करते थे, पाकिस्तान अपने फर्नीचर के कारोबार की वजह, लकड़ी का जो वो है फर्नीचर है, उसकी वजह से बड़ा मशहूर है। वो अपना ये फर्नीचर बना के बाहर एक्सपोर्ट करता है। इन बेशर्मों ने क्या किया है, फर्नीचर लकड़ियां काट काट के फर्नीचर बना बना के कमाते रहे और अगली नस्लों को तबाह कर दी है। इन बेशर्मों ने दरख्त काटा, उसकी जगह पे नया नहीं लगाया, और वो सारी इंडस्ट्री खत्म हो। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने सस्टेनेबल कारोबार नहीं किया। ऐसा कारोबार जो हर हालात में चलता रहता, वो कारोबार नहीं उन्होंने करने की कोशिश की, बल्कि वक्ती तौर पे फायदा उठाया, और उस वक्ती तौर के फायदे ने आगे नस्लों को नुकसान पहुंचाए। तो इस तरह का कारोबार करो जो सस्टेनेबल हो, जो चलता रहे। और चलता रखने के लिए मेरे बच्चे आपको फिर इन्वायरमेंट को साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर आप इन्वायरमेंट के अगेंस्ट कुछ कर रहे हो तो जाहिर बात है मेरे बच्चे, इन्वायरमेंट आपको एक हद तक सपोर्ट करेगा, उसके बाद डेफिनेटली मेरे बच्चे आपको इन्वायरमेंट सपोर्ट ही नहीं करेगा। कहते हैं कि करप्शन इन द बिजनेस प्रैक्टिस सच, ये जाहिर बात है, जिस तरह के माहौल में हमारी परवरिश हो रही हो उसको हमारे ऊपर असरअंदाज होता है। अगर आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहां पे करप्शन हो, तो मेरे बच्चे फिर हम करप्शन ही सीखेंगे और आगे करप्शन ही प्रैक्टिस करेंगे। तो इसलिए मेरे बच्चे, अगर इस तरह की कोई इंडस्ट्री हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, जहां पे कोई इस तरह की प्रैक्टिस हो रही हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, अब देखो ना, आपके हर बंदे का दिल करता है कि हम पुलिस में हो, है ऐसे ही है ना? क्यों नहीं करता? बदनाम है। देखो है ताकत,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है, बदनाम है। और आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिएगा, आपको बचने नहीं देंगे, इतना करप्ट इन्वायरमेंट है वहां। अगर आप चाहोगे भी मैं एक बड़े अच्छे ईमानदारी से वो काम करूंगा, नहीं नहीं मेरे बच्चे, ईमानदार लोगों की वो जगह है ही नहीं। है यहाँ पे अगर आप देखोगे ईमानदार बंदा बेचारा, उसके उसके सामने जुल्म हो रहा होगा, है वो कहेगा कि मैं तो इसी जुल्म को रोकने के लिए आया हूँ। है लेकिन एमएनए एमपी पास बैठ के किसी पर जुल्म करवा रहा होगा, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे वहां पे। है तो फिर वहां पे इस तरह कहते हैं। अभी मैं बच्चों को बता रहा था, ये जो पहला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे ऑडिट के अंदर भी, कि जितनी किसी को अथॉरिटी मिले उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और जितनी किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले उतनी अथॉरिटी भी हो। है यहाँ पे इन बेचारों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ईमानदार लोगों के पास, लेकिन अथॉरिटी नहीं होती है। वो जिम्मेदारी तो है, लेकिन इनके पास पावर नहीं कि ये काम अपनी मर्जी से कर सके। तो फिर वहां पे बंदे जाया होते हैं मेरे बच्चे, जितने ईमानदार लोग हैं, या तो हार्ट अटैक से या खुदकुशी से। तो ये हालात होते हैं। तो इसलिए बहरहाल ये भी मेरे बच्चे बड़ी इंपॉर्टेंट होता है इदारों की, जो वहां पे जो इन्वायरमेंट है। कहता है द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कस्टमर कंज्यूमर थ्रू मिस सेलिंग एंड मिसलीडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। ये भी बड़ा अलमिया है कि हम क्या कर रहे हैं, हम गंजे को कंगियां बेच रहे हैं, बड़े जुल्म है। इसको क्या बोलते हैं, मिस सेलिंग। है यानी कि एक बंदे को ऐसी चीज बेच दो जो उसके बेचारे किसी काम की ना हो। है एक बंदा है बेचारा, वो घर में एक ही है, अकेला ही है, उसके खानदान में कोई नहीं है, इंश्योरेंस वाला आया, उसको लाइफ इंश्योरेंस बेच के चला गया। भैया बताओ, उसके मरने के बाद उसको किसको फायदा होगा? लाइफ इंश्योरेंस का तो ये है ना कि उसके घर वाले बाद में कोई फायदा उठाए। वो तो अकेला है। इंश्योरेंस कंपनी ने अपने पैसे बनाने के चक्कर में उसको लाइफ इंश्योरेंस भेज दी, और बेचारा जो अपनी जिंदगी अपनी दुनिया में अकेले ही था, अपनी जिंदगी एंजॉय कर सकता था, उन पैसे उठा के इंश्योरेंस कंपनी को देता रहा, ताकि वो बाद में मरने के बाद उसको पैसे मिले। एक्चुअली उसके साथ क्या हुआ, मिस सेलिंग हुई है। और एक होती है मिस रीडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। ये चीज खाओ और आप 10 दिन में स्मार्ट हो जाओगे। मैंने बथेरी ट्राई की, बताने के लिए बता रहा हूं मेरे बच्चे, बस सब बकवास होता है मेरे बच्चे। इसको क्या बोलते हैं, ये मिसलीडिंग डिस्क्रिप्शन है। ये चीज खाने से आपको ये फायदा हो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता मेरे बच्चे। उसके बाद मुस्लिम नहीं होता। सर कनेक्टर स्ट्रेट, भाई तू है अच्छा मेरे बच्ची बेटी, इंशाल्लाह पढ़ेंगे मेरे बच्चे। अभी ये पता नहीं कहाँ से बातें कर रहे हो मेरे बच्चों, क्या आप लोगों को कनेक्शन स्टेट होल्डर पढ़ा है? अभी दूर की बात है बेटा। सदब मेरे बच्चे क्या कर रहे हो आप? नहीं बेटा देखिए, कहता है कि मोनोपोलाइजेशन ऑफ ए मार्केट बाय वन, अगर ये इससे भी लोगों का नुकसान हो। है लोग नहीं चाहते कि कोई एक अदारा अपनी मोनोपोली बना के बैठो। है मोनोपोली थोड़ी बहुत पढ़ ली आप लोगों ने? हाँ, और उर्दू में जानादारी कहते हैं उसको, बिल्कुल। जहां पे कोई एक ही इदारा हो, सेलर बायर एक नहीं होता, सेलर एक होता है बेशर्म। कि जहां पे कोई एक इदारा कोई चीज बना के बेचना उसी इदारे के कंट्रोल में हो, तो फिर मेरे बच्चे वो उस चीज को बनाए ना बनाए, या कम बना के महंगा बेचे और लोगों की वो चीज नीड भी हो। जैसे सादा अल्फाज में अगर हम बात करें, अगर बिजली की बात करें, अब तो शुक्र है उसका थोड़ा सा एक अल्टरनेटिव आ गया, ये सोलर वाला। है अदरवाइज तो हम सारे वापडा पे ही डिपेंडेंट है 100%। अब जरा बेचारे जिसकी कैपेसिटी है थोड़ा बहुत, वो हिम्मत करके क्या कर रहे हैं, वो सोलर वगैरह की तरफ जा रहे हैं। अदर वापडा की क्या थी, मोनोपोली थी। है अब वो बिजली सारा उसके कंट्रोल में है, वो बनाए ना बनाए, वो आपको दे ना दे, और दे तो कितनी महंगी दे, कब दे। अब इसी तरह गैस के मामला हैं, आती भी थोड़ी सी देर है और उसका टाइम है, और उसके बाद उसका अच्छे खासे बिल आ जाते हैं, बिजली का भी इसी तरह। तो ऐसा इदारा जो एक ही हो, इसके अलावा जो चीज वो बना के बेच रहा हो, वो कंज्यूमर्स को किसी और जगह से ना मिल रही हो। है और ये फिर क्या करता है, उस चीज की कम बनाता है ताकि इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो, और फिर उसको महंगा बेचता है ताकि ज्यादा प्रॉफिट कमाए। यानी कि अपनी कॉस्ट भी कम कर लेता है चीजें कम बना के, और आगे उसको महंगा बेच के प्रॉफिट भी अपना, क्योंकि इसका कंपेटिटर ही नहीं होता कोई भी, ये अकेला ही होता है। तो ऐसे इदारे को कहते हैं मेरे बच्चे, इसकी क्या है, मोनोपोली। सी आपको सस्ता इसलिए मिल रहा है मेरे बच्चे, कंपटीशन है मार्केट के अंदर। हमारे दौर में जब हम लोगों ने, कई दर्जे महंगा था जब हम लोगों ने सीए शुरू किया था, क्योंकि वहां पे एक ही कॉलेज था उस वक्त। तो याद रखना कि ये सारा जो आपको सहूलत मिल रही है इतना सस्ता, कभी ना इसको इस लिहाज से अंडर वैल्यू ना कीजिएगा, सस्ता है शायद कल इसका फायदा है ना, ना मेरे बच्चे। ये सारा जो बेनिफिट आपको मिला है वो आपस में कंपटीशन की वजह से हुआ। अगर अभी भी कोई एक दो कॉलेज बीच में से निकल जाए तो ये अच्छा खासा महंगा हो जाएगा। तो ये जो भी मामला हैं ये सारे मेरे बच्चे। कहता है इन द यूके फॉर एग्जांपल देयर इज अ पब्लिक कंसर्न अबाउट द डोमिनेंस ऑफ ए सुपरमार्केट चेन्स इन द रिटेल मार्केट एंड द शिफ्ट ऑफ रिटेलिंग फ्रॉम टाउन सेंटर्स टू द आउट ऑफ टाउन लोकेशन। जैसे कहता है कि वहां पे डोमिनेंस किस चीज की है, सुपरमार्केट चेन्स की है, कि सुपरमार्केट्स हैं कुछ, अब वो डोमिनेट हैं, जाहिर बात है कि उन्हीं से लोग खरीदते हैं
और वो शिफ्ट भी शहरों से बाहर गई, पता नहीं यार। अब बंदा देखे ये सारी इसकी बकवास देखने के लिए बंदा यूके जाए, हैं? तो यहाँ की कोई एग्जाम्पल दे दे। यानी कि इतने बेशर्म लोग हैं किताब बनाने वाले, पैसा भी लेते हैं, और एग्जाम्पल देखो इनकी यूके की, क्योंकि इन्होंने कॉपी पेस्ट की होती है मेरे बच्चे ये सारा कुछ। खुद से तो पर्सनल के पास जो आपको पता ही है कि जो मेहनत है वो तो करीब करीब भी नहीं कि रिसर्च कर लो यार, अपने को यहाँ की एग्जाम्पल ढूंढ के दे दो। यहाँ पे कोई कारोबार नहीं है, इतने सारे कारोबार हैं। क्या यहाँ पे कोई डोमिनेट कारोबार नहीं है? भाई डोमिनेट, लेकिन उनकी बात नहीं करनी क्योंकि वो तगड़े लोगों की है, उनकी बात हमने करनी को नहीं। लो बेटा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हमने डिस्कस किया था कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को हमने इंटरनल स्टेक होल्डर में रखा था, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। तो कौन से डायरेक्टर होते हैं? जो कभी कभार आते हैं और आके मीटिंग अटेंड करते हैं। इनका मेरे बच्चे ये हर रोज आके कंपनी के रेगुलर या डेली की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कहते हैं कि ऑडली परहैप्स, यानी कि थोड़ा सा तोक़ा से हटके, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर इन ए कंपनी। यानी कि आपको लग रहा हो वो डायरेक्टर और वो एक्सटर्नल, तो ये तो हमारी तवक्को के बिल्कुल बरक्स है। वो कहता है बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है वो क्या है? आपका एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है। कहते हैं ऑल्दो दे आर मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा है, दे आर नॉट फुल टाइम एम्प्लॉय एंड दे आर यूजुअली अपॉइंटेड टू कंपनीज बोर्ड। बिकॉज ये हम अपॉइंट फिर क्यों करते हैं सर? दे ब्रिंग एक्सपीरियंस एंड नॉलेज टू द बोर्ड दैट दे हैव गेन्ड आउटसाइड द कंपनी। ये बाहर से लोग आते हैं। जो अगर हम सब लोग मान लो कि सीएफई के डायरेक्टर हैं, जो फुल टाइम एम्प्लॉय डायरेक्टर है, हम हर रोज यहाँ पे आते हैं कंपनी में, हर रोज यहाँ पे काम करके शाम को चले जाते हैं। लेकिन बाहर क्या चल रहा है, हमारा कंपेटिटर क्या कर रहा है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, मुल्क के अंदर क्या चल रहा है, शायद उस उन चीजों का हमें इतना ना पता हो। तो इस तरह के मामले के लिए मेरे बच्चे हम इन लोगों को बीच में बोर्ड में बैठाते हैं। जब फैसले कर रहे हो तो वहां पे ये बाहर से आते हैं, ये लोग आके बताते हैं कि भाई नहीं नहीं, इस इंडस्ट्री के अलावा यहाँ पे ये मुश्किल किसी और जगह पे भी है, और सारे इस तरह के जो कवानीन आ रहे हैं या जो मल्टीनेशनल जो मार्केट के जो हालात हैं वो भी आपके साथ वहां पे शेयर करेंगे। तो इस तरह की चीजें मेरे बच्चे हमें बाहर के जो हालात हैं सादा अल्फाज में वो मिल जाते हैं, और साथ ही उनको और दूसरे नंबर पे चले देख लेते हैं अगर उसकी तरह की कोई बात है, क्योंकि ज्यादा आपको बताने का फायदा नहीं। एक तो बाहर का नॉलेज, और दूसरा एंड विच एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ, ठीक हो गया, देयर इंटरेस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड सीनियर। ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कि जितना कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी उतना उनको हम ज्यादा पे करेंगे। इनकी जो रिम्यूनरेशन होती है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की कंपनी की ग्रोथ से जुड़ी होती है। लेकिन जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं ग्रोथ से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। इनका इनका मेरे बच्चे ये आते हैं कि मीटिंग के इनको पैसे मिलते हैं बस, कंपनी चले ना चले ये इस चीज पे इनको कोई नहीं होता। इसलिए ये हमेशा खुल के किसी भी मामले पे बात करते हैं। इनको पता है ये काम करने से कौन सा अगर कंपनी को फायदा हो रहा होगा, कौन सा मेरा फायदा है, मैंने तो बात कर देनी है। या इस चीज से अगर किसी का नुकसान हो रहा होगा तो वो कौन सा मेरा नुकसान है। तो इसलिए मेरे बच्चे ये ओवरऑल कंपनी के मुफाद में सोचते हैं, ना कि अपने मुफाद में। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय कंसर्न अबाउट रेम्यूनरेशन, क्योंकि इनकी तनख्वाह मेरे बच्चे कंपनी की ग्रोथ के साथ नहीं जुड़ी होती। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं उनकी रेम्यूनरेशन, बोनस, परफॉर्मेंस इंसेंटिव वो सारे ग्रोथ से जुड़े होते हैं। परफॉर्मेंस इंसेंटिव क्या है? जितना कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी उतना ज्यादा इंसेंटिव देंगे हमारे। पावर्स एंड स्टेटस आर जॉब सिक्योरिटी सारी उनके पास होती है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के पास, और इनको इस चीज का कोई फिक्र नहीं होता। अपॉइंटिंग इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आगे एक और टाइप होती है मेरे बच्चे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होता है, वो अलग होता है। वैसे हर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव होता है, लेकिन हर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और शदीद किस्म का मेरे बच्चे नॉन एग्जीक्यूटिव है, ऐसा बंदा जिसका कंपनी से वाकई और कोई ताल्लुक ना हो। ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी का डायरेक्ट पक्का पक्का नहीं बैठा हुआ, लेकिन हो सकता है इसका कंपनी के लोगों के साथ, बाकी लोगों के साथ कोई ताल्लुकात हो, अगरचे ये फुल टाइम एम्प्लॉय थी। लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो ऐसा बंदा होता है जिसका कंपनी से कोई भी ना ताल्लुक, ना बनाने वालों से ना चलाने वालों से, और पिछले 3 साल तक ना कोई ताल्लुक रहा हो, अगर था भी कोई ताल्लुक 3 साल पहले तो। इस तरह के जाके आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जब बड़े होंगे आपको समझाया जाएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होगा। तो इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू द बोर्ड ऑफ ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी इज गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? कंपनी को चलाने के जो मेरे बच्चे तरीकाकार हैं वो हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहलाता है। गवर्नेंस कहते हैं किसको है? जो आपकी किसी चीज को चलाना है, हाँ, मैनेज करना, वो गवर्नेंस कहलाता है। जैसे पंजाब के अंदर गुड गवर्नेंस है, फलाने सूबे के अंदर गुड गवर्नेंस नहीं है, इस तरह के अल्फाज बोले जाते हैं। खैर, because independent या entities can help to prevent a company from being dominated by the personal interest of the executive director। यानी कि यहाँ पे वो लोग नहीं बैठे होते जिनकी पर्सनल इंटरेस्ट है और अपने इंटरेस्ट को देखते हुए फैसले कर रहे हैं। ये मेरे बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं, इनकी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होती, बस ये इस लिहाज से इनको पता है हमें फीस मिलनी,
जो जो कहना चाहिए हमें वही कहना चाहिए, ना कि हम अपनी इंटरेस्ट को देखें। इनकी इंटरेस्ट होती भी कोई नहीं मेरे बच्चों बीच। मेन स्टेक होल्डर्स, या इसको कनेक्टेड स्टेक होल्डर भी कहा जा सकता है। मेन स्टेक होल्डर क्या है? अब देखो, हमने स्टेक होल्डर तो दो तरह के थे पढ़ लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इन्हीं में से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जिनकी इंटरेस्ट हाई होगी और पावर हाई होगी, वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे? वो हमारे मेन स्टेक होल्डर्स कहलाएंगे। अब अगर मेन स्टेक होल्डर्स की बात करें मेरे बच्चे, कह रहे मेन स्टेक होल्डर इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल आर दोज। नेक्स्ट टाइम मेरे बच्चे आपने इस लाइन पे बैठना है, आप दोनों लोगों ने इस लाइन में बैठना है। The main stakeholder in a business organization, internal or external, are those who exercise the greatest influence. यानी कि ऐसे स्टेक होल्डर जिनका बिजनेस में ज्यादा इन्फ्लुएंस हो, वो हमारे मेन स्टेक होल्डर है। यानी कि जो बड़े पैमाने पे बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं, वो कौन से हो सकते हैं बच्चे? सबसे मेन तो डायरेक्टर्स वगैरह हैं जो या शेयर होल्डर हैं, ये वो लोग हैं, शेयर होल्डर भी डायरेक्टर भी दोनों, ये इनके पास पावर्स भी हैं और ये इनके पास इंटरेस्ट भी है इनकी ऑर्गेनाइजेशन में, और इनकी पावर भी हाई होती है। The most influential stakeholder in a company are usually the board of director and possibly also senior executive below board. यानी कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव कह लो, चीफ ऑपरेटिंग, सीएफओ, इस तरह के लोगों की बात करें, जो सीनियर मैनेजमेंट है और जो डायरेक्टर्स हैं, ये ज्यादा मेन स्टेक होल्डर्स हैं, अगरचे शेयर होल्डर भी नोट। देर आर द इंडिविजुअल विद द पावर टू मेक मोस्ट ऑफ द डिसीजन फॉर द, क्योंकि ये वो लोग हैं जो ज्यादा फैसले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। कहते हैं डायरेक्टर विल ऑफन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ देयर शेयर होल्डर्स, स्पेशली देयर लार्जेस्ट शेयर होल्डर। हाँ, फिर अगली बात, जो खुद सोचे, जो डायरेक्टर इतने पावरफुल हैं जिनकी इंटरेस्ट और पावर हाई है, जो उनको भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो कितना ताकतवर होगा? और वो कौन है? वो हमारे शेयर होल्डर। और फिर जो शेयर होल्डर को भी मान लो उनकी भी रातों की नींदें उड़ा दे, वो कौन होगा? वो गवर्नमेंट है जो मालिकों की नींदें उड़ाती है। ये नहीं कहना कि वो जो सभा लोड मांगती है, वो भी वैसे बेटाइम में मैसेज करती है कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, मुझे 40 रुपए का लोड भेज दो, शाम तक वापस भेज दूंगी। तो खर्चे वो भी नींदें तो वो भी उठा देती है कि भाई अब क्या करेंगे, मजबूर है, भेजेंगे नहीं। वो लाखोंपति होगी और हम लोग रुल गए उसको लोड भेज भेज के। कहते हैं कि डायरेक्टर्स विल ऑफन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ओपिनियन ऑफ देयर शेयर होल्डर, स्पेशली जो बड़े शेयर होल्डर हैं जिनके पास ज्यादा शेयर्स होंगे। कहते हैं कि बिकॉज शेयर होल्डर कैन टेक सम एक्शन अगेंस्ट द डायरेक्टर इफ दे आर डिससेटिस्फाइड। क्योंकि डायरेक्टर को कौन रिमूव कर सकता है? शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर फिर जाहिर बात है, जो ज्यादा तगड़ा शेयर होल्डर होगा उसके पास ज्यादा वोटिंग पावर होगी, वो उसके पास ज्यादा चांसेस हैं किसी शेयर होल्डर को रिमूव करने के। फॉर एग्जांपल, शेयर होल्डर कैन वोट अगेंस्ट द री इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। चलो भैया इलेक्शन ही दोबारा करवाएंगे, और वो करवा सकते हैं आगे जब बड़े होंगे इंशाल्लाह। ये सारा कंपनी लॉ के अंदर आप प्रोसेस डिस्कस करेंगे। एंड इन एक्सट्रीम केसेस कैन वोट टू हैव इट डायरेक्टर रिमूव फ्रॉम ऑफिस। या पूरा इलेक्शन री इलेक्शन नहीं, आप सिर्फ एक बंदे को रिमूव करते हो, उसका भी एक तरीकाकार होता है। हाँ, मीटिंग बुला के उसमें शेयर होल्डर क्या करते हैं, उसके खिलाफ वोट देते हैं और उसको रिमूव कर देते हैं। वो बताने का आपको यहाँ पे जरूरत नहीं मेरे बच्चे। जो चीज जरूरत नहीं है हमें कतर भी उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, बस टू द पॉइंट रहो। बेटा, कनेक्टेड स्टेक होल्डर, ऐसा स्टेक होल्डर जो ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है। सर कनेक्टेड तो सारे हैं, अगर बाजार देखा जाए कनेक्टेड तो सारे हैं, जो मेरे बच्चे मेन भी हो। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का बंदा भी ना हो, कोई पॉलिसी साज भी नहीं होती, लेकिन ऐसा बंदा होता है जो हमारी पॉलिसीज को इफेक्ट कर सकता है? और उसके साथ हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट होता है। कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट यानी कि हमने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। अब ये क्या हो सकता है? जस्ट एग्जांपल, मान लो हमारा सॉफ्टवेयर हाउस है, सॉफ्टवेयर हाउस। अब सॉफ्टवेयर हाउस की अगर हम बात करें, वो किस पे चलेगा? प्रोग्रामर्स के ऊपर है। और प्रोग्रामर हम क्या करते हैं, कोई भी हमें अगर कोई असाइनमेंट मिलती है, कोई सॉफ्टवेयर मिलता है कि हमने ये बनाना है, तो सॉफ्टवेयर हाउस को इस तरह की असाइनमेंट आई, उसने किसको हायर किया? उसने हायर किया प्रोग्रामर्स को। अब ये प्रोग्रामर्स क्या कौन है? इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सर आपने ये सॉफ्टवेयर बना के देना हमें, इनके साथ हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अगर मेरे बच्चे डेफिनेटली अगर ये इनकार कर दें, अगर ये काम ना करें, तो जाहिर बात है मेरे बच्चे हम आगे वादा पूरा नहीं कर सकेंगे और हमारा सारा बिजनेस ठप है। अब ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लिए कौन सा स्टेक होल्डर बनेंगे? कनेक्टेड स्टेक होल्डर। अजीम कर लो मेरे बच्चे, हम क्या करते हैं, हम कोई चीज बना के बेचते हैं, चलो सादी एग्जाम्पल, हम कोकोमो बना के बेचते हैं। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उसमें जो बहुत ज्यादा चॉकलेट होती है उसके अंदर है। अच्छा, बहुत ज्यादा नहीं होती, थोड़ी होती है। जो थोड़ी सी चॉकलेट होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और मान लो कि वो चॉकलेट यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक ही उसका सप्लायर है, वो बाहर से हम इंपोर्ट करके उसको यूज नहीं कर सकते, वो बहुत महंगी हो जाएगी और हमारी बसात से बाहर। तो पाकिस्तान के अंदर एक ही सप्लायर है जिससे हम वो चॉकलेट खरीद सकते हैं। हमारा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि सर आप हमें चॉकलेट सप्लाई करोगे अगले इतने सालों तक। अब ये जो हमारा स्टेक होल्डर है, कौन सा? कनेक्टेड स्टेक होल्डर।
है सप्लायर, लेकिन मेजर सप्लायर जिसके ऊपर हमारी प्रोडक्शन सारी की सारी डिपेंडेंट है ये। और जो चीज हम आगे कोकोमो बना के एक इदारा है या कोई कोई और कंपनी है, वो कंपनी हमारी बनी हुई वो खरीदती है कोकोमो, और पूरी दुनिया को वो क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है। वो ही कर सकते हैं, उन्हीं के पास लाइसेंस है अगर किसी और के पास नहीं। और हम जितना बना के आगे बेच रहे हैं उसका 70% वो खरीदते हैं हमसे, एक ही इदारा है, एक ही कंपनी खरीदती है और बाहर एक्सपोर्ट करती है, और लाइसेंस उन्हीं के पास है जिम कर लो। तो बाकी 30% हम बेचने के ऊपर पाकिस्तान में हम इतने खपते हैं, और 70% अगर वो इनकार कर दे मैं नहीं खरीदूंगा, हाँ, हमसे तो 30% नहीं सेल हो रहा था जो हम बेच रहे थे। जैसे दूधी होते हैं बेचारे हैं, वो क्या करते हैं, सारा वो दूध इकट्ठा करके आते हैं शहरों में वो गली गली में फिर रहे होते हैं दूध देते हुए बेचारे हैं, और उधर एक आधा होटल लगा होता है उनको, जिसको मनो के लिहाज से दे देते हैं। अगर वो होटल वाला उनका इनकार कर दे, वो सारा बेचारे का कारोबार ठप हो जाएगा। वैसे वो बेचारा नहीं होता है, क्योंकि वो कौन सा आपको कोई उस तरह दूध भी दे रहा होता है, वो तो पता नहीं क्या कुछ मिला रहा होता उसके अंदर है। ये बेहया लोग होते हैं, बेशर्म भी होते हैं, ना इनको दुनिया की कोई फिक्र, ना दीन की फिक्र, ना कुछ लेना देना, ना अपनी 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 नस्लों की फिक्र है। ये खाली ये नहीं होता मेरे बच्चे, ये बेईमानी जो होती है ना, ये नस्ल दर नस्ल फिर चलती है, फिर नस्लें बर्बाद कर रहा होता कोई भी बंदा अगर बेईमानी कर रहा है वक्ती तौर पर। और ईमानदारी आपकी नस्लें संवारती है, चाहे अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया, लेकिन कम से कम आपकी नस्लें संवर जाएंगी। तो ये डिपेंड कर रहा होता है मेरे बच्चे, बेईमानी पे चल रहा है ये बेईमानी या ईमानदारी पे चल रहा है। खैर, आज के दौर में हर बंदा आपको पता है उसको पैसे से करता है, वो चाहे ईमानदारी हो चाहे बेईमानी हो। Other stakeholder groups other than directors, senior management and the shareholders might influence the decision of director and senior management make। चल देखिएगा, कनेक्टर स्टेकहोल्डर मीन्स ए स्टेकहोल्डर। अगर कोई बंदा पूछे सर कनेक्टर स्टेकहोल्डर कौन होगा, उसने बता दिया मीन्स मतलब यही बंदे को हम कहेंगे कनेक्टर स्टेकहोल्डर, जिसमें ये खसूसियात होगी। इसका मतलब कोई डिटरमिनेंट बंदा नहीं है, कोई आइडेंटिफाइड बंदा नहीं है, वो उस बंदे को हमने स्टेक होल्डर बोले नहीं। इसका मतलब यहाँ पे कुछ निशानियां होंगी, जिस बंदे में भी ये निशानियां हो वो हमारा क्या है, कनेक्टर स्टेक होल्डर है। निशानियां क्या है, इज नॉट ए डिसीजन मेकर, खुद ऑर्गेनाइजेशन में आके डिसीजन नहीं कर रहा है, यानी कि जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सीनियर मैनेजर है वो डिसीजन ले रहे होते हैं, ये शायद उस तरह का डिसीजन मेकर नहीं है। इज नॉट ए डिसीजन मेकर और इज नॉट ए पार्ट ऑफ द परमानेंट फुल टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द, ये पक्का भी नहीं आके बैठता, यानी कि फुल टाइम एम्प्लॉई है ये उस तरह का नहीं। फुल टाइम एम्प्लॉय डायरेक्टर, इसका मतलब फुल टाइम एम्प्लॉय डायरेक्टर तो आपका कनेक्टेड डायरेक्टर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो क्या है, वो तो पक्के बैठे हुए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हाँ, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो फुल टाइम एम्प्लॉय डायरेक्टर नहीं, वो हो सकता हो है, लेकिन जो फुल टाइम आके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठ रहे जो भी है, तो वो जैसे अभी आपने कहा था सर, अभी फिर आपने सॉफ्टवेयर हाउस की बात की थी, मेरे बच्चे वो फुल टाइम थोड़ी है, आपने जस्ट एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामर से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप हमें ये बना के दोगे, तो आपके कौन से स्टेक होल्डर है, कनेक्टेड है। अगर उस लिहाज से देखा जाए बड़ी अहम सॉफ्टवेयर था है, उसके लिए आप उन्हीं पे डिपेंडेंट हो, और उनके साथ क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो डिसीजन मेकर ना हो, उसके बाद पक्का ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा ना हो, इज नेवरथलेस वेरी इन्फ्लुएंशियल इन शेपिंग, ताहम, ये नेवरथलेस का मतलब यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करेंगे, ताहम वेरी इन्फ्लुएंशियल है इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड द डिसीजन ऑफ इट्स लीडर्स, और उसके जो लीडर्स हैं उनके डिसीजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल उसने दे दी, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इससे कॉन्ट्रैक्ट है कि सर आप क्या हमारी मीटिंग अटेंड करोगे आप, और मीटिंग हम इसको फीस पे करते हैं। अब मेरे बच्चे देखो, उस तरह का अकेला डिसीजन मेकर नहीं है कि अकेले फैसले करेगा, आके सिर्फ आपको ना इनपुट देगा, है बाहर के हालात बताएगा, अगरचे फैसला तो बाकी डायरेक्टर के साथ ही मिलकर ही हो रहा होगा है, लेकिन इनपुट दे रहा होगा, और पक्का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट। लीडर्स मोस्टली इसकी बात सुनेंगे और इसके कहे पे वो फैसले कर रहे हो। और एम्प्लॉइज, वो एम्प्लॉइज जो होते हैं पार्ट टाइम एम्प्लॉइज हैं, जिनको आप किसी खास मकसद के लिए स्पेशली हायर करते हैं, वो फिर वो डेफिनेटली वो मकसद पूरा हुआ वो उसके बाद चले जाते हैं, ये उस तरह के पार्ट टाइम एम्प्लॉय की बात करें। जो फुल टाइम एम्प्लॉय हुआ तो वो तो वैसे ही कनेक्टेड स्टेक होल्डर नहीं होता है, जैसे वो जो सॉफ्टवेयर हाउस वाले प्रोग्रामर्स हैं आपके लिए काम कर रहे हैं ना, बजाय तो आपके एम्प्लॉय, लेकिन उस तरह के एम्प्लॉय नहीं है कि वो आपके पक्की ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो। और की सप्लायर, ऐसा सप्लायर जो आपका ऐसी चीज आपको सप्लाई कर रहा है जिससे वो चीज बना के आगे बेच रहे हो, और आपको ये है कि अगर उसने वो चीज ना सप्लाई की तो शायद कहीं और से मिलेगी नहीं, या मिली तो महंगी मिलेगी, और आपको कंपेटिटिव डिसएडवांटेज होगा, आपका कंपेटिटर चीजें शायद सस्ती बनाएगा, फिर मुझे महंगी बना के बेचनी पड़ेंगे, और फिर आप लोग आपसे नहीं खरीदेंगे। या आपके की कस्टमर हैं, जो आपके मेन कस्टमर है, जो आपकी ज्यादा जो आप बना के चीज बेच रहे हो उसका मेजर हिस्सा वो खरीद लेते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ। तो ऐसे लोग मेरे बच्चे डेफिनेटली ये आपकी डिसीजन मेकिंग को भी इफेक्ट करेंगे। तो आज के बाद अगर कोई बंदा पूछे कि सर कनेक्टर स्टेक होल्डर कौन हो, ये इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी हो सकता है। इंटरनल तो खास तौर पर नहीं होता, मोस्टली ये मेरे बच्चे बाहर से एक्सटर्नल होते हैं। और एक्सटर्नल जो होगा उसमें खसूसियात क्या होंगी,
ये फैसला साज नहीं है, हैं, और दूसरा पक्का पक्का हिस्सा नहीं है, हैं, लेकिन मेरे बच्चे जो फैसले साज हैं मेरे बच्चे, उनके फैसला साजी को लाजमी इफेक्ट करता है, और उसकी एग्जाम्पल आप याद रख लीजिए। तो मेरा ख्याल है कि कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह थर्सडे को। अगर ज़बरदस्ती पकड़ के थोड़ी रीड कर करके पागलों की तरह हम इसको लेकर चलें, तो इसका मतलब अब आपका जो टेस्ट होगा, अब बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इंशाल्लाह फ्राइडे को